हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में पांचवें सेट की चौथी कॉमिक्स, परियों की बेटी, जो कि एक जनरल कॉमिक्स है। परियों की बेटी। विदर्भ राज्य में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। कई साल तक निसंतान रहने के बाद जब उसकी सुंदर रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया तो वह खुशी से झूम उठा। रानी को पुत्र प्राप्ति का समाचार सुनकर सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। जगह जगह मिठाइयां बांटी जाने लगी, लोग नाचने झूमने लगे, एक दूसरे से खुशी की बातें करने लगे। सबसे ज्यादा खुश थी बच्ची की माँ, यानी रानी तारा। कितनी सुंदर है, इसका नाम चंद्रिका रखूंगी। राजकुमारी चंद्रिका का पहला जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उस दिन सारे राज्य में छुट्टी रखी गई ताकि सारे अमीर गरीब राजमहल में आकर राजकुमारी को आशीर्वाद दे सकें। ठीक समय पर दरबार में उत्सव आरंभ हुआ। एक एक व्यक्ति आकर राजकुमारी को आशीर्वाद देने लगा। जीती रहो बच्ची, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। राजा समर सिंह महाराजा चंद्रसेन के मित्र थे। इस समारोह में भाग लेने के लिए वे अपने परिवार सहित आए थे। मैं राजकुमारी को देखकर आऊं पिताजी? हाँ हाँ, जरूर जाओ बेटे अमर। क्या तुम्हें राजकुमारी अच्छी लगी? बहुत अच्छी, प्यारी प्यारी। तभी हवा में उड़ती हुई दो परियों ने वहां प्रवेश किया। सभी लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित पड़ गए। वे दोनों परियां राजकुमारी के पास आईं। फिर उनमें से एक बोली, प्यारी राजकुमारी, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम रूपवती हो, तुम्हारे बाल सोने की तरह चमकीले हों, तुम्हारे होठों पर हमेशा हंसी रहे, गले में मधुर आवाज हो। तभी दूसरी परी ने कहा, और मेरा उपहार यह है कि ठहरो। अचानक कपकपा देने वाली एक जोरदार आवाज से वहां उपस्थित सभी लोग हक्का बक्का रह गए। तभी दरबार के बीचों बीच एक प्रकाश पुंज उभरा। दरबार में लटक रहे झाड़ फानूस किसी तूफानी हवा से हिलने लगे। बिजली की तरह गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। फिर उस प्रकाश पुंज के मध्य एक लंबा काला साया उभरने लगा। कुछ पल बाद ही वह साया एक परी के रूप में सामने आया। एक उपहार मेरा भी ले लो। अपने हाथ को 10 फुट लंबा करके काली परी ने राजकुमारी को आशीर्वाद देने की मुद्रा बनाते हुए कहा, यह जरूर गुणवती, रूपवती और सबकी चहेती होगी, लेकिन लेकिन क्या? 16वां जन्मदिन पूरा होने के दिन सूर्य डूबते डूबते कपड़े सीने की मशीन के चक्के में इसकी उंगली फंस जाएगी और ये बेचारी मर जाएगी। कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसे श्राप दे रही हो? मुझे नहीं जानते? आश्चर्य है। मैं काली परी हूं रानी। मैं तालाब के पास वाले बरगद पर रहती हूँ। तुम्हारी सारी प्रजा मेरी पूजा करती है, मगर तुमने बेटी के जन्मदिन पर मुझे न बुलाकर मेरा अपमान किया है। ओह, सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट परी को। हा 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 हा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। इससे पहले कि सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, काली परी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल परी की तरफ बढ़ने वाले सैनिक व अन्य सभी पत्थर होकर रह गए और काली परी राजमहल की खिड़की से बाहर निकल गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। काली परी का श्राप कभी खाली नहीं जाता। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हमें राजकुमारी को बचाने का कोई ना कोई उपाय करना होगा। अवश्य, लेकिन पहले इन्हें तो ठीक करो जो काली परी के जादू से पत्थर बनकर रह गए हैं। अभी लो। अगले ही पल परी ने अपनी छड़ी उन पर घुमाई। तुरंत ही सभी अपनी वास्तविक हालत में आ गए। अपनी वास्तविक हालत में आते ही रानी तारा दुखी होकर अपनी नन्ही राजकुमारी को गोद में लिए अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे दोनों सुंदर परियां भी उसके कमरे में चली आईं। अभी मेरा आशीर्वाद बाकी है रानी साहिबा। ओह, आप हमें नहीं जानती, हम भी परियां हैं और आपके राज्य में रहती हैं। हमारा काम लोगों की भलाई करना है। मेरा नाम इरावती है और इसका मालविका। हम दोनों आपकी बच्ची को आशीर्वाद देने चली आई। हमें यहाँ देखकर ही शायद काली परी को ईर्ष्या हो गई थी। उसने समझा आपने हमें निमंत्रण दिया है और उसे नहीं। आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन वह काली परी सच्ची है। बुरे लोग अच्छी बातें कहाँ सोच सकते हैं। हम राजकुमारी की रक्षा करेंगे, आप घबराओ नहीं। आज से राजकुमारी हमारी बेटी हुई। दूसरी परी ने राजकुमारी पर जादू की छड़ी घुमाई और कहा, कपड़े सीने की मशीन में जब तुम्हारी उंगली फंसेगी तो तुम मरोगी नहीं, बल्कि गहरी नींद में सो जाओगी। तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करने वाला राजकुमार तुम्हें छूकर तुम्हारी नींद तोड़ देगा। फिर जैसे ही दोनों परियां रानी तारा के कमरे से बाहर जाने लगी, महारानी ने उन्हें पुनः आवाज दी, सुनिए, आपने हमसे कुछ कहा। आप हमें छोड़कर ना जाइए, वह परी हमें फिर तंग कर सकती है। अच्छा महारानी जी, हम यहीं रुक जाती हैं।
इधर राजा चंद्रसेन अपने मित्र समर सिंह के साथ बैठकर कोई उपाय सोच रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। एक काम किया जा सकता है, राज्य की सारी सिलाई मशीनें जलवा दीजिए। यह उपाय राजा चंद्रसेन को पसंद आ गया। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर यह आदेश प्रजा में प्रसारित करा दिया और दूसरे दिन सुबह अपने महल की छत पर खड़े होकर जगह जगह आग की होली जलते देखी। उनकी प्रजा अपने घरों की मशीनें चौक पर ले जाकर आग में डाल रही थी। महल की खिड़की में जब दोनों परियों ने बाहर स्थान स्थान से उड़ती हुई आग की लपटों को देखा, क्या इस तरह समस्त सिलाई मशीनों को जला देने से राजकुमारी काली परी के शाप से मुक्त हो जाएगी? बहन इरावती, नहीं, यह कोई अकलमंदी का कार्य नहीं। काली परी बहुत चालाक है, वह कोई उपाय ढूंढ ही लेगी। तुम ठीक कहती हो बहन, लेकिन हम भी कम नहीं है बहन। मेरे दिमाग में राजकुमारी को बचाने का एक उपाय आया है। वह क्या? हम वेश बदलकर देहातिन औरतें बन जाएं और राजकुमारी को लेकर दूर काली दास ग्राम में चली जाएं तथा साधारण स्त्रियों के समान राजकुमारी का पालन पोषण करें, तो काली परी को पता भी नहीं चलेगा, फिर वह अपना दिया श्राप पूरा नहीं कर पाएगी। वाह, उपाय तो बहुत सुंदर है, लेकिन साधारण स्त्री के रूप में बिना जादू के इस्तेमाल में लाए हम राजकुमारी की परवरिश कैसे कर पाएंगी? हम किसी तरह काम चलाएंगी। राजकुमारी की जान बचानी हो तो ऐसा करना ही होगा। ठीक है, चंद्रिका को अपनी बेटी माना है, अतः उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। चलो महारानी से अपनी बात कहें। फिर दोनों परियां महारानी के पास पहुंची और उन्हें अपनी योजना बताई। आप दुखी ना हो महारानी, राजकुमारी को हम माँ जैसा ही लाड़ दुलार और प्यार देंगी। अफसोस, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। जब इसके अलावा राजकुमारी को बचाने का दूसरा उपाय नहीं तो भला मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊंगी? रो मत तारा, इसी में हमारी बेटी की भलाई है, सब ठीक हो जाएगा। दोनों परियां अधेड़ देहातिन स्त्रियों का वेश धारण कर राजकुमारी को ले राजमहल के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गईं। लेकिन काली परी से कुछ भी छुपा ना था। वह सब कुछ अपने जादुई गोले में देख रही थी। तो ये चाल खेल रही है मुझसे ये दोनों मूर्ख परियां। लेकिन ये मूर्ख परियां राजकुमारी को लेकर जाएंगी कहाँ? मैं उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। मेरा दिया श्राप पूरा होकर ही रहेगा। परंतु अब मुझे राजकुमारी के साथ साथ इसके प्रेमी राजकुमार की भी खोज रखनी होगी, जिसके छूने से राजकुमारी फिर जीवित हो उठेगी, इन दोनों मूर्ख परियों द्वारा दिए गए वरदान के कारण। फिर काली परी ने अपने गुलाम कौए राक्षस को आदेश दिया, जाओ काल भैरव, उन दोनों परियों का पीछा करो और पता लगाओ कि वो कहाँ जाती हैं। जो आज्ञा स्वामिनी। काला कौआ राक्षस काल भैरव उड़ चला। उनका पता ठिकाना मालूम करके ही लौटना। जल्दी ही कौए की दृष्टि दोनों परियों पर पड़ गई। वह रही दोनों शायद जंगल से होकर लाल पर्वत की ओर जा रही हैं। अचानक ही सतर्क एवं चौकन्नी परियों की दृष्टि अपने ऊपर उड़ते कौए पर पड़ी। बहन, वह देखो, एक कौआ काफी समय से हमारा पीछा कर रहा है। ओह, यह तो काली परी का गुलाम काल भैरव है। निश्चय ही काली परी को हमारी योजना का पता चल गया है। कौए की असलियत जानते ही दोनों परियां व्याकुल हो उठी। यह तो बहुत बुरा हुआ बहन, अब इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इस पर तो हमारा जादू भी असर नहीं कर पाएगा, और यदि पीछा ना छूटा तो काली परी को हमारा पता ठिकाना सब कुछ मालूम हो जाएगा। शायद उन्होंने मुझे देख लिया है, लेकिन कोई चिंता नहीं। तुम ठीक कहती हो बहन, फिर भी कोशिश करके देखते हैं। परी मालविका ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। हु हु हा 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 हा। चिन चिन चू, कालदूत प्रकट हो। क्या हुक्म है स्वामिनी? कालदूत हाजिर है। जाओ, आकाश में उड़ते दुश्मन को मार भगाओ। मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। राक्षस कालदूत एक भयानक पक्षी का रूप धारण कर आकाश में उड़ा। ओह, तो वह मुझसे मुकाबला करने आ रहा है। मूर्ख कहीं का, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। राक्षस कौए व राक्षस पक्षी में भयानक युद्ध छिड़ गया। कड़ कड़ कड़ाक, आकाश उनकी भयानक गर्जनों से थर्रा उठा। लेकिन जब काफी देर तक लड़ते रहने के पश्चात भी उनके बीच कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो दोनों अपने असली रूप में आ गए। मौका अच्छा है बहन, चलो यहां से निकल चलें। हाँ चलो, मुझे विश्वास है कालदूत ज्यादा समय तक काल भैरव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जल्दी ही दोनों परियां लाल पर्वत पर पहुंच गई। दोनों परियों का संदेह ठीक ही निकला। कालदूत काल भैरव का ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाया और बेचारा, ओह, काल भैरव ने आखिर उसे मार ही दिया। काल भैरव ने उसे मारकर धरती पर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही भयानक विस्फोट हुआ और कालदूत आग में जलकर भस्म हो गया। अरे, वह दोनों कहाँ गायब हो गई? हा 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 हा। भयभीत सी दोनों परियां लाल पर्वत के बीच बने एक सकरे से मार्ग पर दौड़ पड़ी। भागो बहन, वरना वह फिर हमारे पीछे लग जाएगा। लेकिन हम उसकी नजरों से बचकर जाएंगे भी कहाँ?
दौड़ते दौड़ते सहसा परी इरावती की दृष्टि एक गुफा पर पड़ी। ठहरो बहन, वह देखो, कोई गुफा प्रतीत होती है। क्या क्यों ना हम उसमें शरण लें? ठीक है, चलो, इस समय यही उचित होगा। दोनों उस गुफा के भीतर प्रविष्ट हुई। उफ, भयानक किंतु आश्चर्यजनक। भीतर एक अत्यंत ही बूढ़ा तपस्वी समाधि में लीन था। वहां अत्यंत ही वृद्ध साधु को देखकर उन्हें कुछ भय भी हुआ और आश्चर्य भी। बहन, मुझे तो डर लग रहा है, आओ यहां से लौट चलें। हाँ, हमारे आगमन से यदि महर्षि का ध्यान भंग हो गया तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, अतः लौट ही चलना चाहिए। दोनों परियां वापस लौटने जा ही रही थी कि तभी साधु की आंखें खुल गईं। ठहरो। उफ, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। हमारी वजह से महर्षि का ध्यान भंग हो ही गया। अब क्या होगा बहन, यदि इन्होंने हमें श्राप दे दिया तो? दोनों परियां तुरंत साधु के पैरों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगने लगी। हमें क्षमा कीजिए मुनिवर, यह भूल हमसे अनजाने में ही हुई। घबराओ नहीं बेटी, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मुझे मालूम है कि तुम दोनों नेक एवं दयालु परी हो। तुम दोनों कहाँ जा रही हो और कहाँ और क्यों जा रही हो, यह भी मुझे मालूम है। यदि आप सब कुछ जानते हैं तो हमारी मदद कीजिए मुनिवर। राजकुमारी की जान खतरे में है। काली परी के श्राप से हम इसे बचाना चाहती हैं। यह जानकर कि साधु सब कुछ जानते हैं, दोनों परियों ने उनसे सहायता की प्रार्थना की। मैं सब जानता हूँ दयालु परियों। मैं राजकुमारी को काली परी के श्राप से मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ से निकल जाने में तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूँ। वह कौआ राक्षस इससे आगे तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। हम आपकी आभारी होंगी मुनिवर। जाओ, तुम दोनों इस सुरंग में प्रविष्ट हो जाओ। सुरंग को पार करने के बाद तुम लाल पर्वत के दूसरी ओर पहुंच जाओगी, जहां से तुम्हें कालिदास ग्राम पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम आपका यह आभार कभी नहीं भुला पाएंगे मुनिवर। दोनों परियां साधु से विदा ले सुरंग के भीतर प्रविष्ट हो गई। चिंता न करना बेटी, वह राक्षस लाल पर्वत को पार नहीं कर पाएगा। इधर जब काल भैरव दोनों परियों को खोजता हुआ लाल पर्वत के पास ऊपर पहुंचा, उफ, भयंकर अग्नि ज्वाला! मेरा शरीर जल रहा है। पर्वत से अचानक अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें किसी स्रोत किसी स्रोत की तरह फूट पड़ी। भयभीत हो पुनः कौए का रूप धारण कर काल भैरव वापस लौट पड़ा। यह आग की लपटें मुझे पर्वत पार नहीं करने देंगी। कोशिश करूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। लौटकर काली परी को खबर करूंगा। काल भैरव काली परी के पास पहुंचा। क्षमा क्षमा चाहता हूं काली परी। क्या हुआ काल भैरव, तुम भयभीत क्यों हो? असली रूप में आओ। काल भैरव असली रूप में प्रकट हुआ और सारा किस्सा कह सुनाया। लाल पर्वत से उठती भयंकर आग की लपटों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया काली परी। विवश हो मुझे वापस लौटना पड़ा। ऐसा जान पड़ता है वहां कोई बड़ा जादूगर रहता है जिसने उन परियों की मदद की है। सब कुछ सुनकर काली परी क्रोध से पागल हो उठी। वह चाहे जो भी हो, हमारे मार्ग में आने की गुस्ताखी की सजा उसे अवश्य भोगनी पड़ेगी। तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आती हूँ। जो आज्ञा स्वामिनी। फिर दूसरे कमरे में प्रविष्ट हो काली परी अपने जादुई गोले के निकट पहुंची। ऐ जादुई गोले, बता, लाल पर्वत पर कौन जादूगर रहता है जिसने हमारे मार्ग में रुकावट डालने की मूर्खता की है? जादुई गोले पर लाल पर्वत का दृश्य घूम गया। अगले ही पल, यह तो कोई पाखंडी साधु मालूम पड़ता है। ऐ गोले, बता, यह मूर्ख साधु कौन है? परंतु जादुई गोला सहसा बेजान हो गया। उसमें दिखाई देने वाला दृश्य भी गायब हो गया। अरे, मेरा जादुई गोला खामोश हो गया। जरूर कोई बात है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स की कॉमिक परियों की बेटी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।